आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशन, यानी कि बर्नौली इक्वेशन होता क्या है, ठीक, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इस कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो सब चीज़ भी देखेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी, एक मास कंजर्वेशन इक्वेशन थी। मतलब वो बताता था कि हमारा जितना मास किसी फ्लूड जो है पाइप के थ्रू अगर फ्लो कर रहा है, तो जितना मास फ्लूड का एंटर कर रहा है पाइप के अंदर, सेम अमाउंट में मास क्या हो जाएगा, लीव करेगा पाइप के थ्रू। यानी कि एंटरिंग मास जो होगा वो हमारा लीविंग मास के बराबर होगा। हमारा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो मास कंजर्वेशन की बात कर रहा था, यानी कि एंटरिंग मास जो होगा वो लीविंग मास के बराबर होता है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन बात करता है मास कंजर्वेशन की। और कंटिन्यूटी इक्वेशन का फार्मूला क्या था, ρ1 v1 इक्वल टू ρ2 v2, यानी कि ρAV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ρAV इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए था, स्टडी वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। अगर हमारी जो फ्लूड है, अगर फ्लूड हमारा इनकम्प्रेसिबल है तो हम क्या लिखे थे, AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कि बर्नौली इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम आयलर इक्वेशंस। यानी कि बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव किया गया है आयलर इक्वेशन या यूलर इक्वेशन के हेल्प से। तो हमको आयलर इक्वेशन या यूलर इक्वेशन नहीं पढ़ना है, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। बर्नौली इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम आयलर इक्वेशंस। तो देखो, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए कुछ एजम्पशंस होते हैं। अगर ये एजम्पशन फुलफिल हो रहे हैं, अगर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तभी हम बर्नौली इक्वेशन को अपना अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फ्लूड के लिए। गिवन पाइप में अगर फ्लूड फ्लो कर रहा है तो हमको बर्नौली इक्वेशन तभी अप्लाई कर पाएंगे जब ये जो एजम्पशंस हैं सेटिस्फाइड होंगे तब, अदरवाइज हम वहाँ बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्लो हमारा क्या है, नॉन विस्कस फ्लो। तो नॉन विस्कस फ्लो मतलब क्या हुआ, हमारा जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो जीरो है। यानी कि फ्लूइड इज हैविंग जीरो विस्कोसिटी। क्या है नॉन विस्कस फ्लो, मतलब जो विस्कोसिटी है हमारे फ्लूइड की वो जीरो होना चाहिए। ठीक, तो अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो होगी तो उस फ्लूइड का शियर स्ट्रेस क्या होगा। विस्कोसिटी को हमको पता है क्या, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू जीरो। ये होता है नॉन विस्कस फ्लो के लिए। और म्यू का हमको पता है कि जो म्यू का जो जीरो है, म्यू को से डिनोट करते हैं विस्कोसिटी को। इसके चार नाम होते हैं, बताया भी था। पहला एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, दूसरा डायनेमिक विस्कोसिटी, तीसरा सिंपल विस्कोसिटी, फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि विस्कोसिटी को हम चार नाम से जानते हैं, पहला एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, दूसरा डायनेमिक विस्कोसिटी, तीसरा विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चारों का मीनिंग क्या एक है, यानी कि क्या दिया, विस्कोसिटी दिया हमारी क्वेश्चन में, म्यू। तो पहला एजम्पशन जो है लिखा है नॉन विस्कस फ्लो, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या है, जीरो होना चाहिए। तो अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो है तो हमको पता है कि जो हमारा शियर स्ट्रेस का फार्मूला होता है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, म्यू du/dy। तो अगर म्यू जीरो होगा तो हमको पता है कि टो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, यानी कि फॉर नॉन विस्कस फ्लो हमारा क्या होता है, म्यू जीरो होता है,
टाउ जीरो होता है, ठीक। अब जो विस्कोसिटी है वो यानी कि म्यू जो है वो किस फ्लूइड की जीरो होती है? हमारी आइडियल फ्लूइड की। विस्कोसिटी जो है हमारी वो आइडियल फ्लूइड की जीरो होती है, पता है हमको, ठीक। म्यू की वैल्यू जो है वो जीरो होती है किस फ्लूइड की? आइडियल फ्लूइड के लिए जीरो होती है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं? देखो, अगर हम टाउ वर्सेज डी यू अपॉन डी वाई यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का बीच में ग्राफ प्लॉट करें फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए, तो हमको क्या मिलता था? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती थी वो जो एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करती थी, एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करती थी, ये वाली लाइन, ये है तुम्हारा, दिस इज फॉर आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, तुम्हारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है और एंगुलर डिफॉर्मेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है विदाउट एनी शियर स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंजेंशियल फोर्स। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन, तो ये क्या है कि शियर स्ट्रेस जीरो है और डी वाई डी ये क्या है? एंगुलर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये डी एंगुलर डिफॉर्मेशन की इक्विवेलेंट होती है। तो यानी कि फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होता है, हमारा शियर स्ट्रेस जीरो होता है, जीरो शियर स्ट्रेस होता है, और विस्कोसिटी हमारी क्या होती है? फ्लूइड की जीरो होती है। ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो क्या? आइडियल है, ठीक। आइडियल फ्लूइड मतलब एक कोई आइडियल फ्लूइड ऐसे प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड होता है जिसको हम एनालिसिस के लिए या कॉम्प्लेक्सिटी या जो को कम करने के लिए, जैसे हम एनालिसिस जब करते हैं फ्लूइड काइनेटिक्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स में, कंप्रेसिबल फ्लो में पढ़ेंगे आगे हम लोग, तो उसमें क्या है, अगर हम एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ऐसा फ्लूइड रिज्यूम किए जिसकी वजह से हमारी एनालिसिस जो है काफ़ी इजी हो जाए, तो वो फ्लूइड, इसलिए हम माने कि हमारा फ्लूइड जो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड होगा तो उसमें विस्कस फोर्सेस क्या होंगे? जीरो होंगे, यानी कि विस्कोसिटी नहीं होगी, तो विस्कोसिटी के कारण शियर फोर्सेज जो वो नहीं होंगे, विस्कस फोर्सेज नहीं होंगे, विस्कस फोर्सेज नहीं होंगे, तो हमारा एनालिसिस क्या हो जाती है? काफ़ी सिंपल हो जाती है। इसलिए हम क्या किए? आइडियल फ्लूइड को कंसिडर किए। ये हाइपोथेटिकल फ्लूइड होता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। जितने प्रैक्टिकल फ्लूइड्स होते हैं वो रियल फ्लूइड्स होते हैं। तो एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लाएं। अब देखो, तो यहाँ पे लिखा है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम आइलर इक्वेशन। तो जब हम डेरिवेशन करते हैं आइलर इक्वेशन का, तो मान लो तुम्हारे पास कोई फ्लूइड है किसी पाइप की तरफ फ्लो कर रहा है, ये तुम्हारी क्या पाइप है कोई, इस पाइप के थ्रू मान लो तुम्हारे पास कोई फ्लूइड है, वाटर भी हो सकता है या ऑयल भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, यानी कि लिक्विड से मान लो इतने हैं, वाटर, ऑयल, एयर, कुछ भी हो सकता है, यानी फ्लूइड। ये कोई पाइप है सर्कुलर, उस पाइप के थ्रू हमारा फ्लूइड जो है यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इस फ्लूइड में कोई एक एलिमेंट ले ले रहे हैं, फ्लूइड एलिमेंट, मतलब छोटा सा एलिमेंट ले लो फ्लूइड का। तो इस फ्लूइड एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसके बड़ा प्रेशर फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स लग रहा होगा एक फ्लूइड पे।
क्योंकि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है प्रेशर डिफरेंस की क्या फ्लो कर रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एक प्रेशर फोर्स लग रहे होंगे और दूसरा फोर्स लगा हुआ ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि इसका जो फ्लूइड का एलिमेंट है उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक। और तीसरा फोर्स, अगर फ्लूइड हमारा रियल फ्लूइड है यानी कि विस्कस फ्लूइड है, तो एक विस्कस फोर्स से यानी कि शियर फोर्स आ रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम जानते हैं कि जो इनर्शिया फोर्स होता है, यानी कि अगर इनर्शिया फोर्स क्या होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे रखी है मास m की, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स F=ma का, तो इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए एक सीरो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में इसके, F एक्सटर्नल, इसी को हम बोलते हैं सीरो फोर्स। क्या होगा ये, F एक्सटर्नल प्लस F=0। तो बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं सीडो फोर्स, सॉरी इनर्शिया फोर्स या सीडो फोर्स, Fi + F=0। Fi क्या इनर्शिया फोर्स है और F क्या एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। तो आयलर इक्वेशन जब हम ड्राइव करते हैं आयलर इक्वेशन, तो उसमें क्या होता है, आयलर इक्वेशन जब हम ड्राइव करते हैं तो उसमें इनर्शिया फोर्स जो होता है वो समेशन होता है प्रेशर फोर्स का प्लस ग्रेविटी फोर्स का प्लस विस्कस फोर्स, ठीक। मगर बर्नौली इक्वेशन में क्या है, विस्कस फोर्स है 0 है, क्योंकि यहाँ हम फ्लूइड को अपना आइडियल फ्लूइड माने, आइडियल फ्लूइड मानेंगे तो हमारा विस्कोसिटी फ्लूइड की 0 होगी, तो विस्कस फोर्सेस भी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक। तो पहला हम एजम्पशन का माने जान गए, सिग्निफिकेंस क्या है इसका पहले का, कि फ्लूइड जो है हमारा नॉन विस्कस फ्लो है, मतलब फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, 0 है, और फ्लूइड हमारा क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, तभी हम अपने बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं आइडियल फ्लूइड के लिए। रियल फ्लूइड के लिए आगे बताएंगे कि रियल फ्लूइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन होती है, क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन नहीं होती है। और थर्ड सेकंड एजम्पशन लिखे हैं जो, वो लिखा हुआ तुम्हारा कि फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, flow is along the streamline, flow is along the streamline। मतलब क्या हुआ, जो फ्लो होना चाहिए हमारा वो स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। अब देखो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइन एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइन होती है। मान लो कोई स्ट्रीम लाइन है, तो इस स्ट्रीम लाइन पे हम क्या करें, कोई पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, तो टेंजेंट क्या शो करेगा, वेलोसिटी वेक्टर को शो करेगा फ्लूइड की एट दैट पॉइंट, v1 यहाँ v2, यानी कि तुम्हारे पास कोई इस तरह क्या स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन जो होती है, स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन स्पेस इन सच वे दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। मतलब इसका कोई भी स्ट्रीम लाइन है हमारी S1 मान लो, तो अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये वेलोसिटी शो करेगा वेलोसिटी वेक्टर को एट दैट पॉइंट। अब यहाँ टेंजेंट ड्रा करो, ये तो यहाँ टेंजेंट ड्रा करो, तो v3 डॉट, यहाँ टेंजेंट ड्रा करो वो शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रीम लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो वेलोसिटी वेक्टर को शो करता है एट दैट पॉइंट। अगर स्ट्रीम लाइन को हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, मान लो तुम्हारे पास कोई स्टीम टरबाइन का ब्लेड है या
कोई टरबाइन उसका ब्लेड है, जान लो ये। तुम्हारा ये क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है। तो जब स्टीम यानी कि स्टीम टरबाइन है तो स्टीम स्ट्राइक करेगी टरबाइन प्लेट के ऊपर, तब पावर का प्रोडक्शन होगा, टरबाइन रोटेट करेगी हाई स्पीड से। तो ये तुम्हारी स्टीम आ रही, स्टीम। तो स्टीम जो पाथ को फॉलो करेगी, ये वाले पाथ को फॉलो करेगी, इससे अटैच होकर फ्लो करेगी। तो ये क्या हमारी स्ट्रीम लाइन है, ये सब क्या स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन। इसी तरह अगर फ्लूइड जो है किसी पाइप की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये सब क्या हो जाएगी, स्ट्रीम लाइन तुम्हारी हो जाएगी, स्ट्रीम लाइन। ठीक। अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेट है, कोई प्लेट है इस तरह की रखी, सॉलिड प्लेट है, रेस्ट पे है, तो फ्लूइड मान लो फ्लो कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम लाइन, ये सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रीम लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमारा जो दो स्ट्रीम लाइन होती है कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब वो कि तुम्हारे पास मान लो एक स्ट्रीम लाइन S1 है और दूसरी स्ट्रीम लाइन क्या है, S2 है। हम यहाँ पे माने हैं कि दोनों स्ट्रीम लाइन क्या कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एज्यूम किए मान लो अभी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये है। तो अगर हम S1 स्ट्रीम लाइन के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट कहाँ से पास होगा, इस तरह कुछ आएगा, V1 शो करेगा वेलोसिटी फ्लूइड की। S2 लाइन के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस तरह कुछ आएगा, V2। ठीक। तो हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे फ्लूइड जो है दो वेलोसिटी को शो कर रहा, यानी कि फ्लूइड की पार्टिकल जो है फ्लूइड की, वो एक ही फ्लूइड पार्टिकल दो वेलोसिटी उसकी शो हो रही है यहाँ पे, V1 एंड V2। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लूइड जो है या तो V1 की स्पीड से इधर मूव करेगा या V2 की स्पीड से ऊपर जाएगा। एक ही फ्लूइड दोनों जगह तो फ्लो कर नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए टू स्ट्रीम लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे फ्लूइड की दो वेलोसिटी शो होती है, जो पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड एजम्पशन है कि ड्यूरिंग द फ्लो एनर्जी इज नाइदर सप्लाइड नॉट टेकन आउट, यानी कि सेकंड एजम्पशन क्या था हमारा, फ्लो जो होना चाहिए अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। यानी कि बताया, मतलब क्या वो बताया था, ये अगर सॉलिड सरफेस है हमारा तो फ्लूइड जो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए स्ट्रीम लाइन के अलोंग होना चाहिए, फ्लो स्ट्रीम लाइन के अलोंग होना चाहिए। अब थर्ड एजम्पशन है कि ड्यूरिंग द फ्लो एनर्जी इज नाइदर सप्लाइड नॉट टेकन आउट। इसका मतलब ये हुआ कोई पाइप है तुम्हारे पास, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। फ्लूइड जो इंटर कर रहा है सेक्शन 1 पे और लीव कर रहा है सेक्शन 2 पे। तो जब हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे सेक्शन 1 एंड 2 के बीच में, आगे बताएंगे कैसे लगाना है। तो ड्यूरिंग द फ्लो जो होना चाहिए, हम ना फ्लूइड को कोई एक्सटर्नल एनर्जी देंगे ना फ्लूइड की एनर्जी को रिमूव करेंगे ड्यूरिंग द फ्लो। अगर हम एक्सटर्नली उसको एनर्जी दे रहे हैं फ्लूइड को, तो हम वहाँ क्या बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई फ्लूइड है, पाइप है, ये पाइप। तो अगर हम सेक्शन 1 पे, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 एंड 2 पे अगर ड्यूरिंग द फ्लो हम अगर एक्सटर्नली एनर्जी दे रहे हैं फ्लूइड को,
तो हम यहाँ बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द फ्लो क्या होना चाहिए, कोई भी एनर्जी सप्लाइड नहीं होना चाहिए फ्लूइड के अंदर, अदरवाइज वहाँ हम बर्नौली इक्वेशन लगा नहीं पाएंगे। ठीक। और ड्यूरिंग द फ्लो ना हम फ्लूइड को सप्लाई करेंगे एनर्जी, ना हम फ्लूइड से एनर्जी को रिमूव करेंगे। फ्लूइड की एनर्जी को ना लेंगे ना देंगे। अगर हम फ्लूइड को सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी, तो वहाँ हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा मान लो कोई पाइप है, ये पंप फ्लूइड जो है ऊपर जा रहा है सेक्शन 1 से 2 में। ठीक। अब बीच में क्या है, ये पंप है। पंप हम जानते हैं क्या होता है, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए पंप का यूज किया जाता है। पंप एक पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है। तो फ्लूइड हमारा ऊपर सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हम अगर बर्नौली इक्वेशन सेक्शन 1 और 2 के बीच में अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि जो पंप होता है वो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है। यानी कि एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। तभी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो फ्लूइड लिफ्ट कर जा रहा है। क्योंकि अगर फ्लूइड के पास कोई एनर्जी नहीं है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो फ्लूइड मूव करेगा ही नहीं ऊपर की ओर, अगर प्रेशर एनर्जी नहीं है उसके पास। तो हम एक्सटर्नल सोर्स से क्या करते हैं, पंप क्या करता है, प्रेशर एनर्जी के प्रेशर के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करता है, फ्लूइड को देता है। तो फ्लूइड जब प्रेशर एनर्जी फ्लूइड की इंक्रीज होती है, तो वाटर या फ्लूइड हमारा लिफ्ट कर जाता है ऊपर लिक्विड। तो यानी कि पंप क्या है, हम एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं फ्लूइड को यहाँ सेक्शन 1 और 2 के बीच में, क्योंकि पंप लगा हुआ है। तो हम सेक्शन 1 एंड 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्लूइड को एक्सटर्न ड्यूरिंग द फ्लो हम यहाँ पे पंप से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरह क्या है, अगर उसी तरह क्या है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई हीट एक्सचेंजर इंस्टॉल कर दिए 1 और 2 के बीच में। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट एक्सचेंजर जो डिवाइस विच यूज टू ट्रांसफर फ्लूइड की एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। हीट एक्सचेंजर इज डिवाइस विच यूज टू ट्रांसफर द क्या होता है, हीट एक्सचेंजर डिवाइस विच यूज टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। मतलब मान लो तुम्हारे पास जो टेम्परेचर फ्लूइड का जो फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर वो 35 डिग्री सेल्सियस है, और सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, 35 टू 20। तो फ्लूइड अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे हम सेक्शन ड्यूरिंग द फ्लो, तो हम यहाँ सेक्शन 1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन तभी लगती है जब कोई फ्लूइड जो है एक्सटर्नली सोर्स से ना फ्लूइड को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना उससे ले रहे हैं एनर्जी फ्लूइड से, तभी हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। तो ये एग्जाम्पशन कर रहा था। अब फोर्थ एग्जाम्पशन है कि जो हमारा फ्लो होना चाहिए वो स्टडी फ्लो होना चाहिए। अब देखो स्टडी फ्लो क्या होता है।
देखो स्टडी फ्लो की डिफिनेशन है कि व्हेन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट वेरिंग विथ टाइम। अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे प्रेशर होगी, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये सब तुम्हारी क्या है फूड प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जिसको हम क्वान्टिफाई या मेजर कर सकते हैं, यानी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड। तो स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, जो हमारा प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की वो वेरी नहीं करती है टाइम के साथ, तो ऐसे फ्लो को हम स्टडी फ्लो कहते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब जैसे तुम्हारी वेलोसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया फ्लूइड का, वो वेरी नहीं करता टाइम के साथ। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पाइप है, ये मान लो कोई पाइप है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पाइप का, तो सेक्शन 1 है ये पाइप का, ये नीचे गया सेक्शन 2 मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम जब नीचे 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 के फ्लो कर रहा है वाटर, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं t=0 टाइम पे, जब एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किए करना t=0 सेकेंड पे, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है एट सेक्शन 1 यानी कि v1 हम मान दे, तो उसका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, ये कब था, जब t=0 सेकेंड में, यानी कि जब एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट किए अपना। और फिर हम t=20 सेकेंड पे देख रहे हैं, तो हमको वेलोसिटी कितनी दिख रही है, अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड दिख रही है एट सेक्शन 1। यानी कि सेक्शन 1 पे फ्लूइड की वेलोसिटी जब हम 0 सेकेंड पे देखें ना, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हैं, तो अभी 10 मीटर पर सेकेंड थी, और आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो रहा है 20 सेकेंड पे, टाइम इंटरवल के बाद क्या देख रहे हैं हम 20 सेकेंड पर क्या देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी एट सेक्शन पे 1 पे वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है मगर हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही हैं, यानी कि टेम्परेचर के टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही हैं। तो ऐसे फ्लो को हम स्टडी फ्लो कहते हैं। अब जब कोई भी चीज़ नहीं टाइम के साथ चेंज होती है, तो हम क्या लिखेंगे, dV/dt=0, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो dV/dt 0 होगा। ये कब 0 होगा, फॉर स्टडी फ्लो, ठीक। इसी तरह अगर dρ/dt कर दो तब भी 0 होगा, रो क्या प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड की डेंसिटी 0 होगा। इसी तरह अगर dP/dt करेंगे तब भी 0 होगा, क्योंकि प्रेशर है तुम्हारा और टाइम के साथ चेंज नहीं होगा प्रॉपर्टी। ये सब क्या होगा, किसके लिए होगा, फॉर स्टडी फ्लो। यानी जब हमारा फ्लो स्टडी होगा तभी हम जो इतनी फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। तो स्टडी फ्लो की मतलब क्या हुआ, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इतनी प्रॉपर्टी हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं होती स्टडी फ्लो के लिए। और दूसरा ये कह सकते हैं हम, स्टडी फ्लो के लिए मास इंटरिंग और मास लीविंग सेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करें स्टडी फ्लो को, तो हम कह सकते हैं जैसे ये तुम्हारा कोई पाइप है, सेक्शन 1 है पाइप का, ये सेक्शन 2 है। मान लो 2 kg पर सेकेंड के फ्लो रेट से मास इंटर कर रहा, फ्लूइड इंटर कर रहा, ठीक। और 3 kg पर सेकेंड की स्पीड से हमारा जो वाटर है, फ्लूइड है, वो जा रहा है सेक्शन 2 से। और यहाँ जो सेक्शन 1 और 2 के बीच में जो फ्लूइड था, इस तरह नहीं, रुको,
देखो हमारा क्या है, मान लो ये तुम्हारी कोई पाइप है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। मान लो सेक्शन 1 और 2 के बीच में ऑलरेडी कुछ मास था फ्लूइड का, जो 2 kg था वो रहा है। सेक्शन 1 इन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 सम मास इज प्रेजेंट है, ठीक ना। मान लो फ्लूइड का कुछ मास प्रेजेंट है, 2 kg मान लो मास है। अब क्या हम कर रहे हैं, सेक्शन 1 के थ्रू मान लो 1 kg मास जो है वो फ्लूइड का इंटर कर रहा है, और मान लो सेक्शन 2 के थ्रू क्या जा रहा है, 2 kg मास जो है रिमूव हो रहा है। तो ये स्टडी फ्लो है कि ये नहीं है, पहले हम देखेंगे। देखो जब हमारा 1 kg का मास जब इस वाले पोर्शन में आया सेक्शन 1 और 2 के बीच में, तो पहले 1 kg था और पहले 2 kg था, 1 kg का इंटर हुआ तो कितना हुआ, 2 + 1 3 kg। ठीक, अब 3 kg में से 2 kg निकल गया क्योंकि जा रहा है, तो बचा कितना, 3 - 2 1 kg, यानी कि जो अंदर का मास था वो चेंज हो रहा है, तो हमारा फ्लो क्या होगा, स्टडी नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं हम। दूसरे केस में क्या करते हैं, जो अंदर का मास था मान लो वो 2 kg था, और बाहर से जो आ रहा वो 1 kg था, और जो जा रहा है मास सेक्शन 2 से वो 1 kg है। तो अब ये फ्लो स्टडी होगा कैसे, देखो 1 kg मास क्या था, इंटर किया था, और ऑलरेडी 2 kg का मास सेक्शन 1 और 2 बीच में था प्रेजेंट मास। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 kg जा रहा तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, यानी कि 2 kg अनचेंज है, मास हमारा चेंज नहीं हो रहा। तो ये फ्लो क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है डिफाइन करने का स्टडी फ्लो। तो अब हमारा फोर्थ एजम्पशंस क्या है, फिफ्थ एजम्पशन है हमारा, फ्लो जो होना चाहिए हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। तो देखो इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब होता है हमारा जो डेंसिटी है अब वो चेंज नहीं हो रही है फ्लूइड की विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर देन सच फ्लो इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यानी कि हम अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी फ्लूइड के ऊपर, उसकी डेंसिटी प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, यानी कि पहले जो डेंसिटी थी फ्लूइड की, जैसे अगर वाटर है तो 1000 kg/m की डेंसिटी थी, तो अभी भी वाटर की प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी 1000 kg/m³ है। तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या फ्लो, अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो लिक्विड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बिकॉज लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और गैसेस जो होते हैं वो तुम्हारे कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड को हम कभी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए पास्कल लॉ जब अप्लाई करते हैं तो हम पास्कल लॉ अप्लाई करते हैं लिक्विड के लिए, ना कि गैस के लिए, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए पास्कल लॉ जो वैलिड होता है वो लिक्विड्स के लिए वैलिड होता है केवल। कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब सिंपल से यहाँ पे हो गया कि जो डेंसिटी है हमारे फ्लूइड की वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रही है टेम्परेचर के साथ, सॉरी प्रेशर के साथ। तो डेंसिटी इज नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर देन सच फ्लूइड इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो हमारा जो बर्नौली इक्वेशन का फिफ्थ एजम्पशन है वो क्या कहता है कि हमारा जो फ्लो होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, मतलब डेंसिटी जो फ्लूइड की है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि लिक्विड्स के लिए केवल हम अप्लाई कर सकते हैं मोस्टली। तो टोटल 5 एजम्पशंस हैं जिसको याद रखना जरूरी है। पहला है नॉन विस्कस फ्लो, मतलब विस्कोसिटी फ्लूइड की जीरो होना चाहिए। दूसरा फ्लो जो होना चाहिए लॉन्ग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। तीसरा ड्यूरिंग द फ्लो एनर्जी इज नाइदर सप्लाइड नॉट टेकन आउट। तीसरा स्टडी फ्लो होना चाहिए। पांचवा इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। ठीक, अब देखो जो हम बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करते हो आयलर इक्वेशन के हेल्प से ड्राइव करते हैं। तो आयलर इक्वेशन सिलेबस में है नहीं हमारे, तो हमको क्या करना है, केवल ये इक्वेशन याद रखना है। ये है तुम्हारा आयलर इक्वेशन जो फाइनल निकल के आता है। क्या निकल के आया है आयलर इक्वेशन, dP + ρ g dz
प्लस रो टी एस वी डेल वी ओवर डेल एस प्लस डेल वी ओवर डेल्टा टी। डी पी क्या है, तुम्हारा चेंज इन प्रेशर है, रो डेंसिटी है, जी 9.81 जानते हैं हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और डी जेड तुम्हारा चेंज इन वर्टिकल हाइट है, रो डेंसिटी है, और डी एस क्या है, फ्लूइड एलिमेंट का लेंथ है। यानी कोई अगर फ्लूइड एलिमेंट हम लिए हैं इस तरह का, तो डी एस इज द लेंथ ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक, वी वेलोसिटी है, और डेल वी और डेल एस क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है, डेल वी और डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब देखो हमारा जो ए एस है वो एक्सीलरेशन है फ्लूइड का, तो देखो एक्सीलरेशन जो होता है किसी फ्लूइड का वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक है स्पेस और टाइम। एक्सीलरेशन हमारा स्पेस के साथ वेरी कर सकता है या तो टाइम के साथ वेरी कर सकता है किसी फ्लूइड का। यानी कि तुम्हारे पास कोई फ्लूइड है तो वो फ्लूइड जो है या तो हमारा एक्सीलरेशन स्पेस के साथ वेरी करेगा, यानी एक्स वाई जेड जो तुम्हारी स्पेस है उसके साथ वेरी करेगा, या पोजीशन जो है तुम्हारी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही पार्टिकल की तो उसके साथ हमारा एक्सीलरेशन वेरी करता है। एक है स्पेस और दूसरा है टाइम। स्पेस और टाइम के साथ हमारा एक्सीलरेशन क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो क्या हम लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं एक्सीलरेशन इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। यानी कि एक्सीलरेशन हमारा स्पेस का ही फंक्शन होता है और टाइम का भी। मगर इस केस में चूंकि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो है, स्टडी फ्लो है, और स्टडी फ्लो में टाइम के साथ जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका चेंज जो होता है जीरो होता है, वो चेंज नहीं होती हैं टाइम के साथ प्रॉपर्टीज जितनी है। तो जब टाइम के साथ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी तो एक्सीलरेशन भी चेंज नहीं होगा हमारा टाइम के साथ फ्लूइड का। इसलिए हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी टी जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की, डी वी क्या प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की वेलोसिटी, और टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी टी को जीरो कर देंगे। तो जब हम डेल वी और डेल्टा टी जीरो करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा इक्वेशन 1 को मैं पुट करेंगे डेल वी और डेल्टा टी तो जीरो, तो क्या आएगा फाइनल इक्वेशन तुम्हारा डी पी प्लस रो डी जी डी प्लस रो डी एस प्लस इंटू वी डी वी बाई डी एस। फाइनल इक्वेशन जब हम इंटीग्रेट वगैरह करके मैथमेटिक्स से छोटी सी जब हम देखते हैं तो आता है पी बाई रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। तो अब देखो इस इक्वेशन को हम क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को ड्राइव किए हैं तो हम क्या किए, हम कोई फ्रिक्शनल लॉसेज वगैरह को या फ्रिक्शनल को कंसिडर नहीं किए अपने एनालिसिस में। तो जब हम अपने एनालिसिस में फ्रिक्शनल लॉसेज को या फोर्सेज वगैरह को कंसिडर नहीं किए तो हमारा जो ये इक्वेशन होगा आइडियल इक्वेशन होगा। क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी पाइप के थ्रू तो फ्लूइड जो है अपनी एनर्जी को खर्च करते 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 फ्लूइड की एनर्जी क्या होगी, खर्च होती चली जाएगी। फ्लूइड अगर सेक्शन 1 पे फ्लूइड की एनर्जी मान लो 10 जूल है, जैसे अगर मान लो तुम्हारा कोई पाइप है ये, तो फ्लूइड सेक्शन 1 पे है, फ्लूइड सेक्शन 2 पे है, तो सेक्शन 1 के थ्रू इंटर कर रहा है फ्लूइड और सेक्शन 2 के थ्रू निकल रहा है बाहर। तो अगर सेक्शन 1 पे फ्लूइड की जो एनर्जी है मान लो 10 है, 10 यूनिट की है, कोई भी यूनिट हो सकती है, तो फ्लूइड की एनर्जी जो सेक्शन 1 पे है वो सेक्शन 2 पे भी रहेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आइडियल कंडीशन में क्या होता है, जो सेक्शन 1 पे एनर्जी होगी वही सेक्शन 2 पे होगी सेम 10-10। टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों एनर्जी बराबर है तो हम बोलते हैं जो इक्वेशन लगाएंगे वो क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन होती है। मतलब क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन में हम लॉसेज को कंसिडर नहीं कर रहे, फ्रिक्शन लॉसेज वगैरह को। मगर
जो एक्चुअल कंडीशन होती है, एक्चुअल कंडीशन में जब फ्लूइड फ्लो करेगा या तो उसमें जी मान लो 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेक्शन 2 पे भी 10 रहे, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ कम रहेगी, कुछ कम हो जाएगी। मान लो यहाँ 10 था तो सेक्शन 2 पे कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो लॉस कितने का हुआ, 10 माइनस 8 करोगे 2 का। और जो 2 यूनिट एनर्जी का यानी कि 2 जूल एनर्जी का मान लो लॉस हुआ, वो कहाँ गया, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो गई हमारी। यानी कि हम जानते हैं जो पाइप होता है वो रफ पाइप होती है, रफ पाइप होती है। तो रफ पाइप होती है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी वेस्ट होगी हमारी फ्रिक्शन के कारण। तो इसीलिए जो टोटल एनर्जी है सेक्शन 1 है वो टोटल एनर्जी है सेक्शन 2 नहीं रहेगी, कुछ एनर्जी का ड्रॉप होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर रियल फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू, हम ये लगाना चाहते हैं बर्नौली इक्वेशन, तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं रियल फ्लूइड के लिए भी। बस उसमें क्या करेंगे, हेड लॉस को ऐड कर देंगे, बताएंगे आगे। क्योंकि रियल फ्लूइड में क्या होता है, विस्कस लॉसेज होते हैं, और फ्लूइड जो है अपनी एनर्जी को विस्कस लॉसेज या फ्रिक्शन लॉसेज को ओवरकम करने में खर्च करता रहता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। तो इसलिए टोटल एनर्जी जो सेक्शन 1 पे 1 2 पे नहीं रहेगी। तो क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन जो आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है वो किस फ्लूइड के लिए वैलिड होगी, आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड होगी। और इस इक्वेशन में कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेज वगैरह को या किसी भी टाइप के लॉसेज को हम कंसिडर नहीं किए हैं। तो ऐसी इक्वेशन क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। एक होता है मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन भी, तो आगे बताएंगे कि मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। तो ये इक्वेशन को याद रखना है, पी बाई रो प्लस वी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें पी क्या है, प्रेशर है, रो डेंसिटी है, जेड वर्टिकल डिस्टेंस है, और तुम्हारा वी वेलोसिटी है, इक्वल टू कांस्टेंट, सिंपल। तो याद रखना ये इक्वेशन को। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, कैसे नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा कि कैसे हम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एप्लीकेशन क्या है इसके बर्नौली इक्वेशन का। तो हम एक चीज़ यहाँ पे और देख रहे होंगे, सिंपल चीज़ है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है, देखो हम जानते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी किसी भी फ्लूइड की कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की निकालें हम तो कितनी आएगी, v स्क्वायर बाई 2 आएगी, ठीक। तो तुमको v स्क्वायर बाई 2 क्या हो दिख रहा है, ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, ठीक है। तो यहाँ जो दिख रहा है तुमको, यहाँ जो दिख रहा है वो क्या, v स्क्वायर बाई 2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की यूनिट मास की, पर यूनिट मास की। और दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी फ्लूइड की, अगर हम देखें एच हाइट पे है तो mg/z होगी, जेड क्या वर्टिकल डिस्टेंस है, तो mg/z हो जाएगी, mgh के जगह पे। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें पर यूनिट मास के लिए तो कितनी आएगी, gz आएगी, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि gz जो है वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट मास की, जो यहाँ लिखा हुआ gz या पोटेंशियल एनर्जी है यूनिट मास की। अब पी बाई रो क्या, इसी तरह हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है, प्रेशर एनर्जी मान लो प्रेशर रो जी एच होता है। तो अगर यूनिट मास का हम निकालें, पी बाई रो निकालें, ठीक है। देखो पी जो होता है रो जी एच होता है, तो अगर यूनिट मास का हम निकालें तो कितना आएगा, तो हमको मिलेगा पी बाई रो दिखेगा। तो पी बाई रो जो तुम्हारा होता है वो प्रेशर एनर्जी होती है यूनिट मास की, ठीक। पी बाई रो जो होती है तुम्हारी यूनिट एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास होती है। तो हम यहाँ से इक्वेशन तो देख रहे हैं कि सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट,
यही हमारा बर्नौली इक्वेशन कह रहा है कि जो समेशन होता है प्रेशर एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का वो कांस्टेंट होता है। किसके लिए होगा ये? स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन और डूइंग द फ्लो एनर्जी नाइदर सप्लाइड नॉट टेकन आउट, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लो के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल है। इस इक्वेशन को हम लोग बर्नौली या क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। तो यूनिट मास के लिए निकाला। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि क्लासिकल पढ़ लिया, अब देखेंगे हम लोग बर्नौली इक्वेशन यानी कि मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन क्या होती है और कौन इक्वेशन को याद रखना है हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं बर्नौली इक्वेशंस के। जैसे वेंचुरीमीटर में और फिश मीटर में पीरियोडिक में यूज़ किया जाता है, तो कैसे वहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे वहाँ डिस्चार्ज को फाइंड करेंगे और सब भी चीज़ों को फाइंड करेंगे, तो वो देखा जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ें कि बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है। तो बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करते हैं हम लोग आयलर इक्वेशन के हेल्प से। बर्नौली इक्वेशन में 5 एजम्पशंस होते हैं। ये 5 एजम्पशन अगर सेटिस्फाइड होते हैं किसी फ्लूइड में तभी हम बर्नौली इक्वेशन वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और स्टडी फ्लो के लिए डेल वी और डेल्टा टी 0 होगा, इसलिए हमारा जो एप्लीकेशन हो केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, यानी कि वो वैरी करेगा केवल स्पेस के साथ ना कि टाइम के साथ, क्योंकि टाइम का पैरामीटर 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा फ्लो स्टडी है। और ये तुम्हारा क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन निकल गया है, यानी क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन वो बर्नौली इक्वेशन होती है जिसमें हम लॉसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। और तुम्हारा जो P/ρ है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की है, GZ तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की है, V²/2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की है। और तीनों का समेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है ये, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, यानी कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कम्प्लीटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक, मास कंजर्वेशन नहीं बात करता है, ये बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की। और जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन था वो बात कर रहा था केवल मास कंजर्वेशन की, मगर बर्नौली इक्वेशन बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की। यही बेसिक डिफरेंस होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन में, कि हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं मास कंजर्वेशन जब रहता है तब लगाएंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन जब भी हम यूज करेंगे तो वहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन ज़रूर आएगा। बिना कंटिन्यूटी इक्वेशन के हम बर्नौली के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले बर्नौली पढ़ाया जाता है, फिर पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाई जाती है, फिर बर्नौली पढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले मास कंजर्व होगा तब एनर्जी कंजर्व होगी। मास कंजर्वेशन पहले आता है, बाद में एनर्जी कंजर्वेशन आता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, तो उसके बाद ही बर्नौली इक्वेशन को लगा पाएंगे हम, तभी उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे बर्नौली के। तो यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते जाता है।